हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.1 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोस मैं आपके लिए यूट्यूब पे डाल चुका हूं, जो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नाम से है। यहाँ पे आज हम उन दोनों वीडियोस में हम आपको प्रोबेबिलिटी से संबंधित जितनी भी थ्योरीज होना चाहिए 13.1 को समझने के लिए, तो उन सभी थ्योरीज को हम कवर करने की उसमें कोशिश किए हैं। बाकी कुछ जो भी थ्योरीज और भी चैप्टर्स को बनाते समय हम लोग देखेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरत लगेगा कि आपको वो जानना ज़रूरी है, तो मैं आपको साथ ही साथ वो बताता चलूँगा। एक्सरसाइज 13.1 बनाने से पहले मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दें कि आप अगर एक्सरसाइज बनाने आए हुए हैं और बिना जो है थ्योरी को पढ़े, तो ये आपकी जो है का डिसीजन जो है वो गलत है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को बिना थ्योरी के और एग्ज़ाम्पल के बिना, थ्योरी के साथ जो भी हम एग्ज़ाम्पल बताए हैं उसके बिना एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाना थोड़ा सा दुखद हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें जो है आपको समझ में ना आए। तो इसके लिए आप हमें ब्लेम ना करें, क्योंकि हम एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए उन सभी थ्योरीज़ को पहले ही कवर कर दिया है। आप अगर एक्सरसाइज बनाने के लिए जा रहे हैं तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखें, लेक्चर 1 और लेक्चर 2, प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज 13.1 के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, पहले आप वो करें और फिर 13.1 के लिए आएँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1। एक्सरसाइज 13.1 इसमें पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है PE इज इक्वल्स टू 0.6। ये गिवन है 0.6 PE और PF दिया हुआ है 0.3 और PE इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू 0.2। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है PE/F और PF/E, ये दोनों ही ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे E और क्या है, E और F दो घटनाएं हैं और आपको ये पूछ रहा है, ठीक है ना, जिसमें PE और PF और PE इंटरसेक्शन F दिया हुआ है।
ठीक है। हम पिछले क्लास में बताए हैं कि जैसे कि यहाँ पे आप प्रायोरिटी पूछ रहे हैं, एफ मतलब यहाँ पे कंडीशनल प्रायोरिटी का इस्तेमाल हो रहा है। अगर यहाँ पे एफ है तो एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायोरिटी, हम इसको कैसे पढ़ते हैं, एफ के घटित होने की सूचना पर ई की प्रायोरिटी को हम लोग कंडीशनल प्रायोरिटी कहते हैं कि एफ की सूचना दिए रहने पर ई की प्रायोरिटी को कंडीशनल प्रायोरिटी कहते हैं। और इसका सूत्र होता है पी और इन दोनों का इंटरसेक्शन अब बाई पी एफ। ठीक है, बाई नीचे वाले का पी एफ, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख लेंगे फिर पी एफ। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके यहाँ पे ये दोनों को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है पी ई बाई एफ। चूंकि पी ई बाई एफ जो है वो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होता है। पी ई इंटरसेक्शन एफ का जो वैल्यू है वो है 0.2 और पी एफ का वैल्यू है 0.3। तो ये दोनों ये पॉइंट उड़ जाएगा तो नीचे में, ऊपर में 10 और यहाँ से पॉइंट उड़ा तो नीचे में 10। तो ये इन दोनों का पॉइंट तो आपस में बैलेंस कर लिया ना। तो ऐसे ही पॉइंट उड़ा ऊपर में 10, पॉइंट उड़ा नीचे में 10, दोनों का पॉइंट आपस में बैलेंस कर लिया। तो बचा क्या, 2/3। ठीक है, अब दूसरा है तथा पी एफ बाई ई, इस बार उल्टा है, ई की सूचना पर एफ की प्रायोरिटी क्या होगा। तो पहले दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, पी एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई जो नीचे में रहता है उसी को लिखते हैं पी ई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी एफ इंटरसेक्शन ई, पी एफ इंटरसेक्शन ई का मान क्या है, देखिए ई इंटरसेक्शन एफ हो या एफ इंटरसेक्शन ई हो, बात बराबर है। और दोनों की प्रायोरिटी क्या है, 0. पी इंटरसेक्शन एफ बोलो या एफ इंटरसेक्शन ई बोलो, बात बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई पी ई। पी ई का मान कितना है, 0.6 लिख लिए। पॉइंट एक दूसरे को बैलेंस, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आंसर हो गया। ठीक है, उतारे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिवन में है पी बी इज इक्वल टू 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.32। निकालने के लिए कह रहा है पी ए बाई बी पूछ रहा है। ठीक है, पी ए बाई बी पूछ रहा है और ये दोनों दिया हुआ है। तो पी ए बाई बी मतलब बी की सूचना पर ए की प्रायोरिटी को हम लिखते हैं पी, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाई नीचे वाले को लिखेंगे पी बी। ठीक है, तो इनका क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू है 0.32, पी बी का वैल्यू 0.5। ठीक है, यहाँ से उड़ाएंगे तो 100 आएगा और यहाँ से उड़ाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा। ये 0 0 कैंसिल
ठीक है। तो 2 से 16, 2 से 2 5 जा 10, तो कितना आया 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, ये आंसर हो गया। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन है PA is equals to 0.8, PB is equals to 0.5 और PB by A is equals to 0.4। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि PA इंटरसेक्शन B निकाले, दूसरा नंबर पे है PA बाई B निकाले, और तीसरा क्वेश्चन है PA यूनियन B निकाले। ठीक है, PA इंटरसेक्शन B निकालना। पहला ये निकालना है हमें, PA PB और PB बाई A दिया हुआ है। ठीक है, हम PB बाई A के सहायता से PA इंटरसेक्शन B को निकालेंगे। देखिए, चूंकि PB बाई A का जो वैल्यू है वो 0.4 है। ठीक है, अब B बाई A है तो A की सूचना पर B की प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे, B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाई PA इज इक्वल्स टू 0.4। क्या हो जाएगा, B इंटरसेक्शन A, ठीक है, B इंटरसेक्शन A लिखे या A इंटरसेक्शन B लिखे, बात बराबर है। तो PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PA का वैल्यू क्या है, PA का वैल्यू 0.8 इज इक्वल्स टू 0.4। तो क्या हो जाएगा, 0.8 उधर चला जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 0.4 मल्टीप्लाई 0.8, इसीलिए PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 8 4 32, दो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया। दूसरा हमें क्या निकालना है, PA बाई B। दूसरा है PA बाई B निकालना है। PA बाई B का हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई PB। ठीक है, अब में कंडीशनल प्रॉपर्टी लग रहा है। तो PA इंटरसेक्शन B का फॉर्मूला क्या है, अच्छा, P इंटरसेक्शन B का वैल्यू क्या है, वो 0.32 डिवाइडेड बाय PB का वैल्यू क्या है, PB आपका यहाँ पे 0.5 पॉइंट उड़ाएं, यहाँ पे 10 पॉइंट उड़ाएं, यहाँ पे 100, ये कैंसल, और 2 से 16 बार में, 2 से 5 बार में, तो 16 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, तीसरा है तो तीसरा को यहाँ पे बनाते हैं। तीसरा हमारा पूछ रहा है PA यूनियन B। ठीक है, PA यूनियन B
का फॉर्मूला आपको बताए थे पिछले क्लास में कि पी ए यूनियन बी का क्या होता है। पी ए यूनियन बी का होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी का पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ए का वैल्यू क्या है, पी ए का वैल्यू 0.8 प्लस पी बी का वैल्यू 0.5 प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी 0.32। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा 0.13 अब माइनस 0.32, तो क्या हो जाएगा, आंसर लग रहा है ये गलत हो जाएगा ना। अच्छा 8 5 13 हुआ ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 5 13 1.3 होगा। ठीक है, माइनस 0.32। ठीक है, तो 1.30 और 0.32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 8 और फिर 2 12 3 9 0.98। ठीक है, उतारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले गिवन को लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2PA इज इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13। ठीक है, और PA/B दिया हुआ है 2/5। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है PA यूनियन B। ठीक है, PA यूनियन B। अभी जस्ट हम लोग PA यूनियन B का फॉर्मूला देखे क्या होता है। PA यूनियन B का भी जस्ट फॉर्मूला देखे, वो होता है PA यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। अभी जस्ट देखे PA यूनियन B का फॉर्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो हमें PA यूनियन B निकालने के लिए क्या रहा है, तो PA यूनियन B के लिए हमें क्या चाहिए, PA चाहिए PB भी चाहिए, PA इंटरसेक्शन B चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों का यहाँ पे होना ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो है, इससे जो है हम लोग PA को फाइंड कर लेंगे। ये देखिए 2PA 5/13 के बराबर और PB भी 5/13 के बराबर, तो 2PA इज इक्वल्स टू 5/13। तो इसीलिए PA बराबर क्या लिख सकते हैं, PA बराबर 5 ये 2 इधर आ जाएगा तो 26। इसके अलावे PB जो है वो भी 5/13 के बराबर है। PB जो है 5/13 के बराबर है, तो 5/13 लिख लिए। ठीक है, इसके अलावे हमें चाहिए PA भी चाहिए, PB चाहिए, माइनस PA इंटरसेक्शन B भी चाहिए। तो कहाँ से लाएं PA इंटरसेक्शन B? PA इंटरसेक्शन B कहाँ से लाएंगे, ये आपको देगा PA इंटरसेक्शन B। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। P, चूंकि PA/B का जो मान है वो है 2/5, ठीक है। P इसका B की सूचना पर A की प्रॉपर्टी को लिखेंगे, PA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई नीचे में जो रहता है उसी को लिखते हैं PB इज इक्वल्स टू 2/5। क्लियर। अब हम लोग मान को रखेंगे PA इंटरसेक्शन B, ये तो हमें पता करना ही है। PA इंटरसेक्शन B अब बाई PB, तो PB का वैल्यू क्या है, PB का वैल्यू 5/13 लिख लिए इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। ये 5/13 उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई, ये इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई 5/13, 5 कैंसल, बचेगा 2/13, ठीक है। तो PA इंटरसेक्शन B का मान क्या आ गया, P इंटरसेक्शन B का मान 2/13। अब 2/13 जो है वो यहाँ पे पुटअप करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या क्या पुटअप करेंगे, PA का वैल्यू यहाँ पे है 5/26 प्लस PB का वैल्यू, PB यहाँ पे 5/13 माइनस PA इंटरसेक्शन B का मान 2/13। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 26 है, 13 है और 13 है, तो एलसीएम 26 होगा। 26 1 जा और 1 को 5 से 5 प्लस 13 1 जा 1 को 5 से 5 माइनस 13 2 जा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 26 1 जा तो 5 हो गया, 13 2 जा 26, तो 2 जा और 2 को 5 से 10 माइनस 13 2 जा और 2 को 2 से 4, तो ये सोल्व होके आ जाएगा 10 और 5 15, और 15 में 4 गया तो 11/26, तो ये हो गया प्रोटीन का, ठीक है। उतारे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, दिया हुआ है गिवन PA इक्वल्स टू 6/11, PB इक्वल्स टू 5/11 और PA यूनियन B इक्वल्स टू 7/11, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है PA इंटरसेक्शन B निकालना है, दूसरा प्रश्न है PA/B निकालना है और तीसरा प्रश्न है PB/A निकालना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले पहला प्रश्न बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। PA इंटरसेक्शन B जो है दो तरह से आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे P अगर हम A/B लगाते हैं या B/A लगाते हैं तो PA इंटरसेक्शन B अब बाई PB, यहाँ पे आपका PA इंटरसेक्शन B दिखेगा एक यहाँ पे, या आप PA यूनियन B जब लगाते हैं तो उस समय भी आपको PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, इस समय भी आपको PB दिखता है, ठीक है, PA इंटरसेक्शन B दिखता है। तो ये दो फॉर्मूला है, या फिर आप ये भी लगा सकते हैं PB/A भी लिखेंगे तो आपका फॉर्मूला PA/B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय PA, तो भी आपको जो है
ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है। तो इन तीनों ही केस में आपको जो है पी ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इन तीनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अगर आपको देखेंगे, अगर आप ये फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो आपको तो ये निकालना है, ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, तब ये तो ये निकलेगा ना। तो वो तो पता है नहीं, ये पता है बट ये नहीं पता है, तो ये तो फॉर्मूला फ्लॉप है। बी बाई ए भी पता नहीं है तो ये भी फॉर्मूला लगाना फ्लॉप है। इसमें अगर देखें तो हमें पी ए यूनियन बी भी पता है, पी ए भी पता है, पी बी भी पता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे जो कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी को देखेंगे, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 7/11 माइनस इक्वल्स टू पी ए का वैल्यू 6/11 प्लस पी बी का वैल्यू 5/11। अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो निकालना ही है हमें, इसको उठा के ले आए इधर और 7 को उधर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 6/11 प्लस 5/11 हम माइनस 7/11। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 6/11 और ये 5/11 तो 11/11 अब माइनस 7/11। तो 11 में 7/11 11/11 में 7/11 घट जाएगा तो 4/11 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका पी ए इंटरसेक्शन बी जो है ये पहला प्रश्न का जो है सॉल्यूशन ये निकल गया आपका। दूसरा आपका है पी ए बाई बी, ठीक है। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या है, पी ए बाई बी, बी की सूचना पर ए की पार्टी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, ठीक है, यही है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, अभी निकाले पी ए इंटरसेक्शन बी। डायरेक्ट आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या है, 4/11 बाई पी बी, ठीक है। यहाँ पे भी आप जो है ना दूसरा क्वेश्चन को भी पहले सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो पी ए बाई बी जो इंटरसेक्शन बी है वो पूरा आपको यहाँ पे निकालना पड़ता है ना। पी ए यूनियन बी का जो यहाँ पे फॉर्मूला आपका ये उठा के ये पूरा वहाँ पे रख देते तो उससे भी निकल जाता, ठीक है। पी लेकिन काफ़ी जो है वो जटिल होगा, ये पहले साधारण हम लोग निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे पुट अप करेंगे, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। पी बी का वैल्यू क्या है, पी बी का वैल्यू 5/11, ठीक है। ये और ये कैंसिल, 4/5। तीसरा है पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए का जो वैल्यू होगा, फॉर्मूला क्या है पी बी बाई ए का, पी बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई पी ए, ठीक है। पी बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बी बोलो, बात बराबर है, उसका वैल्यू 4/11 डिवाइडेड बाई पी ए का वैल्यू 6/11, ठीक है। 11 और 11 कैंसिल, बचा 4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आंसर, ठीक है। उतारें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या रहा है
कि एक सिक्के को जो है 3 बार उछाला गया है। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं, सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं तो उस समय हेड या टेल ये 2 ही केस होता है। ठीक है, एक बार उछालते हैं। अगर सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो क्या होगा? 2 बार उछालने पर, 2 बार जब सिक्के को उछालेंगे तो ये हो सकता है कि दोनों में हेड आए, या एक ठो में हेड, पहला वाला में हेड दूसरा वाला में टेल, या पहला वाला में टेल और दूसरा वाला में हेड, या दोनों में ही टेल आ जाए। ये एक सिक्का के केस में था और ये 2 सिक्का के केस में था। 3 के सिक्का का केस में क्या होगा? जब एक सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो ये हो सकता है कि तीनों में हेड आए, या 2 ठो में हेड आए और तीसरा में टेल आ जाए, या एक ठो में हेड आए और फिर 2 ठो में टेल आ जाए, या एक ठो में जो है हेड आए और फिर टेल आए और फिर हेड आए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे प्रतिदर समष्टि लिखेंगे जब सिक्का को हम लोग 3 बार उछाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से जो है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिक्का को जब 3 बार उछाला जाता है तो उसका प्रतिदर समष्टि क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को, क्वेश्चन नंबर 6, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि या इंग्लिश में इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सिक्का को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए सिक्का को जब आप, एक सिक्का का 2 पहलू होता है। ठीक है, सिक्का का 2 पहलू होता है, हेड या टेल। तो 2 पहलू है, इसीलिए सिक्का को अगर एक बार आप उछाल रहे हैं तो इसमें संभावित परिणाम कितना होगा? कुल संभावित परिणाम 2। अगर सिक्का को आप 2 बार उछाल रहे हैं तो उस पर पावर लगा दिए तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 4। अगर सिक्का को 3 बार उछाल रहे हैं तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 8। ठीक है ना, तो जैसे जैसे जितना बार आप सिक्का को उछालेंगे वैसे वैसे यहाँ पे लिखता चला जाएगा। ठीक है, 1 2 तक तो लिखना ठीक है। जैसे ही तीसरा 3 बार उछालेंगे आपको जो है ना ये हेड 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 टेल टेल हेड टेल हेड ये सब जो है ना आप जोड़ने में जो है कठिनाइयाँ होने लगेगी। अगर आप सिक्के को 4 बार उछाल देंगे तो कितना? 16 आएगा। तो 16 बार, चारों में हेड, चारों में टेल, 2 ठो में हेड, 2 ठो में टेल, पहला वाला में हेड, लास्ट के तीसरा में टेल। तो ऐसी सिचुएशन में आप कुछ चीज़ें जो है भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसीलिए जो है इसके लिए हम, आपको परेशानी ना हो इसके लिए हम एक यहाँ पे मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि आप आसानी से उस चीज़ को लिख सकें। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग आसानी से प्रतिदर समष्टि को लिख सकेंगे। तो वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? यहाँ पे 8 संभावित परिणाम होगा। ठीक है ना, तो कुल परिणामों की संख्या कितना होगा? 8 होगा। ठीक है ना, जब सिक्का को 3 बार उछाला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम पासा उछालते तो पासा मतलब लूडो की गोटी, 1 बार उछालेंगे तो हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम 6। अगर 2 बार पासा को उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम 36। 3 बार उछालते हैं तो कुल संभावित परिणाम मतलब ये क्या हो जाएगा? 216। तो इसका क्यूब कर देंगे, 3 बार में क्यूब, 4 बार में फिर जो है ना पावर 4 कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिक्का को कितना बार उछाला गया? तो 3 बार उछाला गया। ठीक है, 3 बार उछालें तो टोटल परिणाम कितना? 8।
तीन बार उछाले हैं तो टोटल परिणाम 8 है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक से यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है, सबसे पहले 8 का आधा कर लीजिए, ठीक है। 8 का आधा कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 8 का आधा 4, तो आप पहले 4 हेड लिखिए, 4 हेड, 4 हेड लिख लें और फिर 4 टेल लिखिए, लगातार 4 हेड और 4 लगातार टेल लिख लिए, ठीक है। अब 8 का आधा किए, 4 लिख दिए। अब 4 का आधा करिए, 4 का आधा करेंगे तो 2 होगा, तो 2 तो हेड लिखिए, लगातार 2 को हेड और फिर लगातार 2 को टेल, ठीक है। फिर लगातार 2 को हेड और फिर लगातार 2 ठो टेल, 2 ठो टेल, और लास्ट में फिर आपका जो है 2 बचा। पहले 8 को 4 बनाए, फिर 4 को 2 बनाए, अब 2 को 1 बना देंगे। 2 को 1 बनाएंगे तो 1 को हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए, फिर हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए, फिर हेड लिखिए, फिर टेल लिखिए, फिर हेड लिखिए और फिर टेल लिखिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 8 का 8 बिना ब्रेन में प्रेशर दिए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 16 का भी लिखना होता तो आसानी से लिख लेते। 16 का पहले हाफ करते, 8H और 8T, फिर उसको भी हाफ करते, ठीक है ना। 4 लिखते, फिर उसको भी हाफ करते। इस तरह करके हम लोग जो है 16 तक का भी लिख सकते थे। खैर, यहाँ पे हमें जितना लिखना था हमने लिख चुका, ठीक है। इसमें तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले एक सिक्का को उछालने पर जो एक सिक्का को उछाला जाता है और उस पे कंडीशंस दिया हुआ है कि आप ये निकालिए। और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के प्रश्नों में PE/F निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक के प्रश्नों के लिए PE/F निकालना, मतलब F की सूचना पर E की प्रायिकता निकालने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा था कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि यही है, ठीक है, जिसको सैंपल स्पेस कहेंगे। अब पहला कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, E के बारे में कह रहा है कि तीसरी उछाल पर चित्त, ठीक है। F क्या है, F बता रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त, ठीक है। बात को अच्छे से समझेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि तीसरी उछाल पर चित्त और पहली दोनों उछालों पर चित्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तीसरी उछाल पर चित्त चाहिए, इसको चित्त मतलब हेड चाहिए, ठीक है ना, मतलब H चाहिए। तीसरा उछाल पर चित्त चाहिए इसे, जैसे E को क्या चाहिए, तीसरा उछाल पर चित्त। तो तीसरा उछाल पर चित्त यहाँ पे है, तीसरा उछाल पर चित्त यहाँ पे है, तीसरा उछाल पर चित्त यहाँ पे है, तीसरा उछाल पर चित्त यहाँ पे है। तो ये चारों यहाँ पे लिख लेंगे, H H H H T H, फिर T H H और एक T T H, ठीक है। तो ये तीसरी उछाल पर जो H चाहिए था वो हम लिख लिए। अब कह रहा है कि पहली दोनों उछालों पर चित्त, तो पहली दोनों उछालों, तो शुरुआती 2 उछाल पर चित्त चाहिए, शुरुआती 2 उछाल पर चित्त।
तो और भी है जिसमें शुरुआती दो उछाल, शुरू का दो उछाल, तो शुरुआती दो उछाल पर चित यही दो कंडीशन बन रहा और कहीं पे नहीं है। तो शुरुआती दो उछाल पर चित ये हो जाएगा एच 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 और एच एच टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पे हमें निकालना है पी ई बाय एफ निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन इन दोनों का निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एच 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 एच। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये तीनों मिलके एक ही एलिमेंट है, एक ही अवयव है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू, देखिए कल के क्लास में हम दो तरह के मेथड्स का आपको बताए थे प्रॉपर्टी निकालने के लिए। उसमें आप जो है हम कहे थे कि जिसमें तोड़ तोड़ के निकाले थे, जिस मेथड में हम तोड़ तोड़ के निकाले थे, इंडिविजुअली सबको कर रहे थे, तो वो वाला मेथड का इस्तेमाल हम अक्सर जब मिश्रित जो है होता है लूडो और सिक्का का जो है ना मिश्रित कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, मिलावटी कोई क्वेश्चन होता है जिसमें लूडो और सिक्का दोनों ही मिक्सअप होता है, तो वैसी स्थिति में जो है वो सबसे बेहतर होता है वो अप्लाई करना। अब बाकी आप नॉर्मली अगर एक ही प्रकार का या तो सिक्का है या तो पासा है, अगर दोनों इंडिविजुअली है अपना अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो आप ऐसी स्थिति में सेकेंड मेथड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हमें जो है तोड़ तोड़ के मेथड वाला अपनाना है, तो कैसे इसका प्रॉपर्टी होता, इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे एच आने की प्रॉपर्टी 1/2, और क्योंकि सिक्का को उछाले एक बार, दूसरा बार और तीसरा बार, ये पहला कंडीशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सिक्का एक बार उछला, फिर दो बार उछला, फिर तीन बार उछला, एक कंडीशन खत्म। तो पहला में एच आ सकता है और दूसरा में भी एच आ सकता है और तीसरा में भी एच आ सकता है। तो एच आने की प्रायोरिटी 1/2, एच आने की 1/2, एच आने की 1/2, क्योंकि एक सिक्का की पर्सनली बात करें तो आगे पीछे दो पहलू होता है, तो दो और हेड आने की चांसेस एक, तो 1/2 1/2 1/2। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1/8। ठीक है, एक तो ये तरीका कि आप इधर से प्रॉपर्टी पता कर ले, या नहीं तो पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी इंटरसेक्शन बी में अवयव कितना है, एक है, पी इंटरसेक्शन बी 1/8 आया है ना। अभी देखिए यहाँ पे पी इंटरसेक्शन बी में अवयव कितना, एक, और कुल संभावित परिणाम कितना है यहाँ पे 8, तो 1/8 अभी जो आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिक्स अगर नहीं है, सिक्का में लूडो की गोटी को मिला नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पी एफ। तो पी एफ क्या होगा, तो इसमें अनुकूल परिणाम, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 2 और कुल संभावित परिणामों की संख्या 8। ठीक है, ये 2/8 आ गया। तो हमें निकालना क्या है, पी ई बाय एफ निकालना है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ठीक है, पी इंटरसेक्शन एफ का मान 1/8 डिवाइडेड पी एफ का मान 2/8, ये और ये कैंसल, बचा 1/2 आंसर। ठीक है, उतारे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
इसी में 6 का क्वेश्चन नंबर 2 को लिखेंगे। दूसरा में कंडीशन क्या है, ई के बारे में कह रहा है कि ये न्यूनतम 2 चित है, न्यूनतम 2 चित। और ऐप के बारे में कह रहा है कि अधिकतम 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 2 चित, अधिकतम 2 चित न्यूनतम 2 चित और अधिकतम 2 चित। यहाँ पे पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उस बुक में पॉलिटी के चैप्टर में कहीं कहीं पे जो है हमें त्रुटियाँ देखने के लिए मिलता है, तो जिसमें हम लोग जो है ना पहले से संशोधन कर चुके हैं। इस क्वेश्चन में त्रुटि थी, त्रुटि ये थी कि यहाँ पे अधिकतम 2 चित के जगह पे 1 चित लिखा हुआ था, जो कि सही आंसर मतलब सही जो यहाँ पे क्वेश्चन होता वो 2 चित होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 चित, जो कि हम काट के इसको सुधार दिए, 2 चित कर दिया। ठीक है, आप लोग भी अगर आपका नया बुक में 1 चित लिखा हो तो उसे आप 2 चित बना दें। ठीक है, क्वेश्चन उसी हिसाब से फिर उसका आंसर भी है। ठीक है ना, तो अधिकतम 2 चित और इसमें न्यूनतम 2 चित। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम का मतलब क्या होता है, न्यूनतम न्यूनतम कम से कम वाली बात है। ठीक है ना, अधिकतम अधिक से अधिक, अधिकतम अधिक से अधिक, न्यूनतम कम से कम। कम से कम मतलब उससे कम नहीं, अधिक से अधिक उससे अधिक नहीं। कम से कम में कुछ भी हो सकता है, अधिक से अधिक कम से कम में उससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक जो है वो इतना ही होना चाहिए, कम चाहे जितना भी हो जाए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम मतलब कम से कम, न्यूनतम 2 चित, कम से कम 2 चित होना ही चाहिए। ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम 2 चित होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो न्यूनतम 2 चित अगर बात करें तो एक तो ये लिखेंगे, इसमें न्यूनतम 2 चित है और ज़्यादा भी है, 3 चित है। न्यूनतम 2 मांग रहा था तो 2 तो है, और ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूनतम 2 चित इसमें भी है, HHT में, इसमें भी है न्यूनतम 2 चित। कम से कम 2 चित तो है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें कम से कम 2 चित है। इसके अलावे और कहीं नहीं है, और तो नहीं है। ठीक है, न्यूनतम 2 चित, न्यूनतम 2 चित। ठीक है, सब में अब न्यूनतम 2 चित मिल चुका है। अब हम लोग चुनेंगे अधिकतम 2 चित, अधिकतम 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 2 चित में क्या चुनेंगे। ठीक है, अधिकतम 2 चित, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित हो, उससे ज़्यादा नहीं हो। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित, अधिकतम 2 चित का मतलब हुआ कि उससे अधिक नहीं। अधिकतम 2 चित का मतलब उससे अधिक नहीं, कम से कम जितना चाहे उतना हो सकता है। ठीक है, कम से कम नहीं, ये मतलब ज़्यादा से अधिकतम 2 चित, 2 चित से जो है अधिकतम 2 चित मतलब 2 चित से अधिक नहीं लेना है, तो 2 चित से अधिक नहीं। अगर हम लिखे HHT तो ये तो होगा नहीं, 2 से, क्योंकि 2 से अधिक हो जाएगा ये। ठीक है, ये लिख सकते हैं HTH। ठीक है, ये लिख सकते हैं, HTT भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है कि अधिकतम 2 होना चाहिए। ठीक है, उससे अधिक नहीं होना, तो कम तो हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अधिकतम तो 2 चित 2 से अधिक नहीं लेना है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, HTT भी लिख लेंगे, और फिर THH
THT T THT TTH और TTT, ये सब सारा लिखा जाएगा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि ये अधिकतम दो चित कहा है, उससे अधिक नहीं लेना है। कम से कम में अगर नहीं भी हो तभी भी चलेगा, ठीक है, उससे अधिक तो नहीं हो, दो चित से अधिक नहीं हो, कम से कम जितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया। और इसमें है न्यूनतम दो चित, कम से कम दो चित होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितना भी हो सके हो जाए। तो ये चार केस था जिसमें अधिक न्यूनतम दो चित है, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू, इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो ये HH वाला तो नहीं मिल रहा है, ये HHT HHT HTH HTS THH THH ये, ठीक है, ये तीनों मिल रहा है। तो HHT HTH और THH, ठीक है। तो ये तीनों को लिख लिए। अब प्रॉपर्टी लिखेंगे इसका P E इंटरसेक्शन F। तो प्रॉपर्टी अनुकूल परिणामों की संख्या, तो E इंटरसेक्शन F में अनुकूल परिणाम कितना, 1 2 3, कुल संभावित परिणाम 8, तो 3/8 हो गया। तथा क्या निकालना पड़ता है, PF, क्योंकि हमें तो ये निकालना है ना, इसके लिए तो P इंटरसेक्शन F निकालना है और PF निकालना। F ये है, तो इसका PF निकालेंगे, तो ये 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 कैसे हो गया, यहाँ पे कोई लगता है रिपीट हो गया। 2 3 4 5 6 7 8, HHH HTH HTT, अच्छा HTT 2 बार लिख लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बटे टोटल 8, ठीक है। तो इसीलिए P E/F इज इक्वल्स टू P E इंटरसेक्शन F बाई PF, ठीक है। तो P E इंटरसेक्शन F का वैल्यू क्या है, P इंटरसेक्शन F का वैल्यू 3/8 और PF का वैल्यू क्या है, PF का वैल्यू 7/8, तो ये 8 8 कैंसल, 3/7, ठीक है। उतारें, 3/7 13.1, ठीक है। ओह, ये तो मिटाना नहीं था। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रति 10 समष्टि। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 नंबर तक हम लोग बना चुके। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें E है
अधिकतम दो पट, ठीक है। और F है न्यूनतम एक पट, ठीक है। पुरानी वाली बुक में यहाँ पे भी एक के जगह में दो लिखा हुआ है, इसको भी संशोधन कर देना है। अगर किसी का दो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, न्यू वाला बुक में भी या पुराना बुक है उसमें दो यहाँ पे लिखा हुआ तो उसको काट दे और उसके बदले एक लिख दे, ठीक है। न्यूनतम एक पट, अधिकतम दो पट और एक न्यूनतम एक पट, ठीक है। अधिकतम दो पट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दो पट होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कम से कम जितना चाहे हो जाए, लेकिन दो से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो दो से ज़्यादा ना हो, तो दो से ज़्यादा तो यही है, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है कि जो दो से ज़्यादा हो। बाकी कम से कम तो कुछ भी हो सकता है कि एक भी ना हो, तो ये सब सारा लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे एच 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 टी, ठीक है। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब न्यूनतम एक पट, कम से कम एक पट होना चाहिए, उससे कम नहीं, कम से कम एक पट, ठीक है। न्यूनतम एक पट, कम से कम एक पट, दो भी हो जाए तो दिक्कत नहीं है, तीन भी पट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक पट जरूर आए। तो कम से कम एक पट जरूर आए, तो ये सारा केस है जिसमें कम से कम एक तो पट तो है ही, दो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तीन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होना चाहिए। तो कम से कम एक पट इन सब में है, यह इसी में है जिसमें एको पट नहीं है। तो कम से कम एक पट इन सब में है, तो इन सब को लिख लेंगे यहाँ पे एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, एच एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी और टी, इसमें भी 7 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। कॉमन क्या निकलेगा दोनों में? इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। ढूंढेंगे तो ये जो इसमें नहीं मिलेगा और ये जो इसमें नहीं मिलेगा, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब कॉमन आ जाएगा। एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ठीक। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सब आ गया। अब क्या होगा? अब इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या 2 3 4 5 6, कुल संभावित परिणाम 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3/4, 2 तिया 6, 3 चौके 8, ठीक है।
और तथा हमें निकालना है पीएफ निकालना है। पीएफ क्या होगा, एफ ये है, इसमें कितना टोटल 7 और डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसीलिए पी ई बाय एफ इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या है 3/4 बाई पी एफ का वैल्यू 7/8, ठीक है। तो 3/4 इसको पलट के लिखेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं भी कटाते तभी भी चलता, लास्ट में तो कटाना ही होता, ठीक है। कटा दिए तो कोई दिक्कत नहीं, खैर। तो ये पलट के हो जाएगा 8/7, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6/7। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उतारें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है हमसे, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इसमें कह रहा है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया है, 2 सिक्के को एक बार उछाला गया है। यहाँ पे प्रॉपर्टी में 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, 2 सिक्के को एक बार उछालो या एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 सिक्के को एक बार उछालने पर क्वेश्चन नंबर 7, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं, वो S क्या होगा, वो S होगा हेड दोनों में हेड आ जाए, या पहला में हेड दूसरा में टेल, या पहला में टेल दूसरा में हेड, या दोनों में ही टेल आ जाए। यही 4 कंडीशंस बन सकता है, ठीक है। इसमें ई दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन में ई है एक सिक्के पर पट परकट होता है, एक सिक्के पर पट परकट होता है, ठीक है। दूसरा F, एक सिक्के पर चित परकट होता है, एक सिक्के पर चित प्रकट होता है और एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। यहाँ पे भी आपको PE/F निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक का सवालों के लिए PE/F ही निकालना है हमें। तो एक सिक्के पर पट प्रकट होता है, एक सिक्का पर पट प्रकट होता है, सीधी सी बात लिखा हुआ, एक सिक्का पर पट प्रकट होता है। तो एक सिक्का इसमें है जिसमें 2 सिक्का है और 2 सिक्का में से एक सिक्का में पट प्रकट होता है, तो हेड टेल लिख लेंगे और टेल हेड हो जाएगा। एक सिक्का में
पट प्रकट होता है, ये कहा है इसमें। फिर इसमें कह रहा है एक सिक्का पर चित्त प्रकट होता है, तो एक सिक्का पर चित्त, एक सिक्का पर चित्त प्रकट हो, तो यहाँ पे है दोनों सिक्का में से एक तो सिक्का में चित्त प्रकट है, ठीक है, और यही है जिसमें एक दोनों सिक्का में एक सिक्का में चित्त प्रकट है, ठीक है, लिख लिए। अब हमें लिखना है क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों तो सेम ही है, कॉमन आ जाएगा, दोनों उभयनिष्ठ वही निकलेगा, एच टी और टी एच, यही हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो P इंटरसेक्शन F का प्रॉपर्टी क्या होगा, इसमें अनुकूल परिणाम कितना है 2, अब बटे कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4, ठीक है, कटाएंगे तो कटा सकते हैं या नहीं तो रहने दे, ठीक है। अब हमें निकालना है PF, तो PF क्या होगा, PF ये है F, तो ये 1 2 बटे कुल संभावित परिणाम 4, ठीक है। तो इसीलिए हमें निकालना है क्या, पी ई बाई एफ, इसका हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। तो पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 2/4 और पी एफ का वैल्यू 2/4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1, ठीक है, उतार ले। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 7 में ही दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है ई के बारे में कह रहा है कि कोई पट प्रकट नहीं होता है, कोई पट प्रकट नहीं होता है, और F है कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, ठीक है, कोई पट प्रकट नहीं होता है और कोई चित्त प्रकट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, एक भी पट नहीं आता, कोई भी पट नहीं प्रकट होता है। कोई भी पट किसमें नहीं है, इसमें है जिसमें कोई पट प्रकट नहीं है, दोनों ही चित्त है, तो ये हो जाएगा आपका जिसमें दोनों ही पट प्रकट है, ठीक है। कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं, ये वाला केस है जिसमें कोई चित्त प्रकट नहीं है, दोनों ही पट है, तो कोई चित्त प्रकट नहीं है, तो ये केस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ई इंटरसेक्शन एफ करेंगे तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो फाई लिखा जाएगा इसका, या इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट से, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है तो फाई है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है, ऐसे सेट को हम लोग एम्प्टी सेट कहते हैं, ठीक है, रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या है कॉमन पार्ट, कुछ भी नहीं, तो वहाँ पे फाई लिख लेंगे। और हम बताए थे कि जहाँ पे अनिश्चित घटना है, ठीक है, तो ऐसी उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है 0, ठीक है। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, जहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो उसका प्रॉपर्टी कितना होगा 0, ठीक। तो अनुकूल परिणाम की संख्या ही कुछ नहीं है, तो कुल संभावित परिणाम लिख के फायदा तो नहीं है, अनुकूल परिणाम यहाँ पे कितना है 0, ठीक है। इसके अलावा पी एफ निकालेंगे, पी एफ कितना है, अनुकूल परिणाम 1, कुल संभावित परिणाम 4, इसीलिए पी ई बाई एफ
इज इक्वल्स टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ। ठीक है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू कितना है, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाई पी एफ का वैल्यू 1/4, 1/4, तो फाइनल आंसर 0। ठीक है, उतार ले। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 एक काले और एक लाल पासे का। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें एक पासे को 3 बार उछाला गया है। ठीक है, एक पासे को 3 बार उछालने पर, ठीक है, एक पासे को, अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे, ठीक है, अच्छे से सुनेंगे। अगर आप एक पासे को, एक पासा है उसमें 6 फलक होता है, अगर आप एक बार उछाले हैं तो 6 हो जाएगा, अगर आप 2 बार उछाले तो 36 हो जाएगा, 3 बार उछाले हैं तो 216 हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक बार उछाले हैं तो इसको प्रतिदश समष्टि में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखाएगा। ठीक है, अगर 2 बार उछाले हैं तो प्रतिदश समष्टि में आपको लिखना, सैंपल स्पेस लिखना है, तो 2 बार मतलब 36 कैसे लिखाएगा, 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3, ठीक है, 1 4 1 5 1 6। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग फिर 2 1 2 2 2 3 इस तरह से लिखते हुए 2 6। ठीक है, फिर इसी प्रकार से बढ़ते हुए जाएगा 3 1, ठीक है, 3 2, इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा 6 1, ठीक है, 6 2 6 2 और फिर लास्ट में 6 6 मिलेगा। ये आप देख रहे हैं ना कि कितना हमें लिखना पड़ जा रहा है सिर्फ 2 बार उछालने पे। ठीक है, हालांकि 10th में भी इस तरह के प्रॉब्लम आप देखे होंगे, 11th में भी देखे होंगे कि ऐसे पासा को अगर हम 2 बार उछालते हैं तो इतना ज़्यादा 36 बार जो है ना, 36 आउटकम्स होता है, तो यहाँ पे 36 ठोको लिखना पड़ता है। अब समझिए कि अगर 3 बार उछालेंगे 216, कहाँ तक हम लोग लिखते रहेंगे बताइए। 1 1 1 1 1 2, ठीक है, लिखते लिखते तो हैर आ जाएंगे हम ही लोग। ठीक है ना, तो हमें लिखना नहीं है, प्रतिदश समष्टि जो संभव हो सके, जो ठीक ठाक है 2 4 5 6 8 तक, ठीक है, जिसको आराम से लिख सके, बस उसी का ही सब प्रतिदश समष्टि लिखना है। बाकी किसी का लिखने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो 7 8 से अधिक आता हो, ठीक है, उसका लिखने का ज़रूरत नहीं है। उसमें सिर्फ आप लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या। ठीक है ना, कुल संभावित परिणाम कितना आ सकता है उसकी संख्या लिखना है, टोटल यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, प्रतिदश समष्टि को लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल संभावित परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा, कुल संभावित परिणामों
परिणामों की संख्या, कुल संभावित परिणामों की संख्या 216 होगा, ठीक है ना। एक पासे को 3 बार उछालेंगे तो कुल संभावित परिणाम की संख्या कितना होगा, 216 होगा, ठीक है। चलने का, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें ई दिया हुआ है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, ठीक है। संख्या 4 प्रकट होना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, ठीक है। तीसरी उछाल में क्या बोल रहे हैं कि संख्या 4 प्रकट होना। अब देखें यहाँ पे तीसरी उछाल पर संख्या 4 का प्रकट होना। अगर मान लेते तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना हम लिखेंगे तो ये होगा 1 1, यहाँ पे 4, 1 2 4, 1 3 4, ठीक है। फिर लिखेंगे 1 4 4, ठीक है। तो ये भी जो है केस जो है काफ़ी ज़्यादा चलेगा, ये भी 36 बार चलेगा, ठीक है ना। ये लोग चेंज होते रहेगा, ये फिक्स रहेगा। तीसरा उछाल पे जो है 4 रहेगा, ठीक है ना। तीसरा उछाल पे 4 रहेगा तो ये फिक्स रहेगा, बाकी दोनों चेंज होते रहेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 36 बार चेंज होगा, ठीक है। तो इतना भी हमें यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। हम लोग तो ये जान रहे हैं ना कि आखिरी जो तीसरा उछाल है, लास्ट वाला जो उछाल है, उसमें हमें क्या लिखना है, उसमें 4 आएगा, तीसरी उछाल पे 4 आएगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको स्किप कर देंगे, इतना 36 आउटकम्स लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा एफ क्या दिया हुआ है, जिसको लिख सकते हैं, जो छोटा सा हो, 7 से 8 तक में हो, उसको लिखना है हमें। अब उसे भी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, ठीक है। पहली दो उछालों पर पहली शुरुआती 2 उछाल, जो शुरू का जो 2 उछाल है उस पर क्रमशः क्या क्या प्रकट हो रहा है। शुरुआती 2 उछाल पर 5 और 6 शुरू का 2 उछाल देख लें। शुरू का जो 2 उछाल होगा, जैसे शुरू का 2 उछाल जो है 6 और 5 फिक्स होगा, बाद वाला में चेंज होगा, लास्ट वाला में। शुरू का 2 उछाल में 6 और 5 ये फिक्स होगा और आखिरी वाला चेंज होगा, ठीक है। 6 5 फिक्स होगा और आखिरी वाला फिर चेंज होगा। इस तरह करके इसमें ज़्यादा केस नहीं आएगा, 6 केस आएगा मात्र। पहली 2 उछालों पर 6 और 5 और तीसरा में 1। पहली 2 उछालों पे 6 और 5 और तीसरा में फिर चेंज हो जाएगा। पहली 2 उछालों में 6 5 रखना, बाकी चेंज होते रहेगा। 6 5 5 और फिर लास्ट में 6 5 तो रहेगा और लास्ट 6 हो गया। तो इतना जो है ना आउटकम्स होगा। तो 1 2 3 4 5 6 लिखना इसको संभव था तो हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमें ई और एफ में कॉमन निकालना है। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे कि ई में कह रहा है कि
तीसरा उछाल में 4 हो, मतलब आखिरी में जो है 4 होना चाहिए, लास्ट में जो है वो लास्ट उछाल में 4 होना चाहिए, ये वाला कह रहा है। ठीक है, और ये वाला में देखिए लास्ट में 4 किस में है, इसमें है जिसमें लास्ट में 4 है, बाकी किसी के लास्ट में 4 नहीं है। तो अगर कॉमन पार्ट आएगा तो कौन सा आएगा, जिसका लास्ट में 4 है, यही कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन क्या आएगा, यही। ठीक है ना, 6, 5 और 4, तो ये आ गया कॉमन। इसके प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या 1 ठो और कुल संभावित परिणाम 216। ठीक है, और साथ ही साथ हमें क्या निकालने की जरूरत होता है, पी एफ निकालेंगे। तो यहाँ पे पी एफ जो है वो क्या है, पी एफ ये है, और इसमें अनुकूल परिणाम कितना है, 1 2 3 4 5 6, अनुकूल परिणामों की संख्या 6 और कुल संभावित परिणाम 216। ठीक है, इसीलिए लिखेंगे पी ई बाय एफ की सूचना पर ई की प्रायिकता, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ इज इक्वल्स टू, पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू क्या दिया हुआ, 1 आया है, 1 बाई 216 डिवाइडेड बाई पी एफ का वैल्यू 6 बाई 216, ये और ये कैंसल, बचेगा 1/6। ठीक है, उतारे।